नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आइए सीधे मुंबई का रुख करते हैं। आपको बता दें कि वहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। 60 लाख करोड़ रुपीस, अब वो भी बढ़ के फाइनल फिगर्स आने जैसे जैसे शुरू हो रहे हैं, वो 765 बिलियन के आसपास होगा जब फाइनल फिगर आएगा। उसके थोड़े ही समय बाद हमें मौका मिला G20 के पहली जो बैठक थी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की, उसका 3 दिवसीय बैठक मुंबई में हुई। बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत ही अच्छी समन्वय बनाने वाली चर्चा हुई और हमें लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, एक अच्छा मौका बनेगा भारत के वर्चस्व को, भारत की साख को पूरी दुनिया में पेश करने का, पूरी दुनिया में माहौल बनाने का, जिसमें भारत के नए भारत के उभरते हुए चित्र का परिचय दुनिया के हर देश तक पहुंचे। तीसरी अपॉर्चुनिटी कल मिली, मौका कल मिला जब हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 दिल्ली में रिलीज की। आप सबके समक्ष सभी निर्यातक संस्थाएं भी थी, सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए प्रमुख संस्थाओं के लोग थे और जो मैं आज देख रहा था, लगभग सभी ने बहुत उत्साह के साथ सरकार की सोच को, सरकार के काम को स्वागत किया है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से भी एक पूरे निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राहत भी मिलेगी और आगे चल के प्रोत्साहन भी मिलेगा। एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी which is very essential for businesses to function is reflected in the Foreign Trade Policy 2023. And today I have the pleasure once again in my home city of Mumbai to be interacting with all of you on the 4th occasion in, as I said, less than a week, where we have this wonderful achievement, 2 lakh crores procurement by the government within 12 months, only in 1 year, through the government e-marketplace, truly reflects the thinking of Prime Minister Shri Narendra Modi, who is very demanding that governments have to be run with the highest level of integrity and transparency, participation by all across the country from the remotest corners of India in the government procurement cycle, and an ability for our women entrepreneurs, for our startups, for our MSME sector to be able to participate in a fair and equitable manner in government procurement. मैं समझता हूं जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, पूरी सरकार एक है, केंद्र की हो, राज्यों की हो, पंचायत कॉरपोरेशन क्यों ना हो, एक सरकार की सोच को एक साथ जुड़ाव करने का कोशिश किया है और उसमें ये भावना पैदा करना कि हम एक एक रुपया जो खर्चते हैं वो देश के टैक्स पेयर का पैसा है, उसको हमने बहुत संभल के और ईमानदारी से खर्चना है, अच्छी गुणवत्ता वाले सेवाएं और वस्तु खरीदने हैं और इस पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी 9 साल पहले सरकार में आए, केंद्र सरकार में आए, अपने गुजरात के अनुभव भी लेके आए थे, कैसे उन्होंने वहां पे ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट को प्रोत्साहन दिया था, कैसे पारदर्शी तरीके से गुजरात की राज्य सरकार में खरीद होती थी। जब दिल्ली में उन्होंने देखा कि एक संस्था थी डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, मुझे मालूम नहीं यहाँ काफी युवा पत्रकार, युवा युवती पत्रकार दिख रहे हैं,
कुछ जो अनुभवी पुराने लोग हैं उनको याद होगा, एक संस्था थी DGSND, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। उस समय आज से 9 साल पहले सरकार में आपको कुछ भी बेचना हो तो आपको DGSND ऑफिस जाके अपने आप को रजिस्टर करना, उसमें जो गलत कारनामे होते थे उसमें सहभागी होना, और एक बार DGSND में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपका रेट बन जाए, तो उसको एक रेट कॉन्ट्रैक्ट कहते थे। और सभी सरकारी संस्थाएं, सरकार हो, सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, कोई ऑटोनोमस बॉडी हो, सभी फिर उस रेट के ऊपर खरीद सकते थे कुछ भी सामान। और आप कल्पना करिए कि यानी एक बार आपने अपना सामान DGSND में घुसा देना है, रेट तय करवा देना, वो भी कोई पारदर्शी तरीके से नहीं होता था। कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखाता नहीं है कि उसमें देश भर में सबको मौका मिलता था और ट्रांसपेरेंट तरीके से सब लोग बेस्ट रेट डिस्कवर करते थे। क्वांटिटी भी किसको मालूम नहीं होती थी कि कितनी संभावना है सरकार में खरीदने की, क्यों हर एक टेंडर अलग अलग खरीदा जाता था, उसका कोई सेंट्रलाइज रिकॉर्ड नहीं था। ऐसी परिस्थिति में सरकारी खरीद पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के घेरे में रहती थी। और 2014 के पहले जिस प्रकार से काम होता था उसकी मुझे और जानकारी देने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सब भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो DGSND का कारोबार और वो दफ्तर बंद किया, और उसके एवज में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक बहुत ही सक्षम ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल जेम, एंड ट्रूली इट इज अ जेम फॉर इंडिया, इसका शुरुआत की। आपने आंकड़े देखे, 2017 वर्ष में तो मात्र 400 कुछ करोड़ रुपए का इसमें कारोबार हुआ। नया नया था, लोग ऑनबोर्ड हो रहे थे, बायर्स को भी पता नहीं था पूरा कैसे करना, क्या करना। 17-18 में मात्र 5,800 करोड़ के आसपास इस पे व्यापार हुआ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए सिर्फ ये दूसरा ही वर्ष था जेम को शुरू हुए 2017-18, लेकिन जो DGSND का कारोबार होता था उससे ज्यादा दूसरे वर्ष में ही जेम ने कर दिया। DGSND की जो जानकारियां मिल रही है, वैसे तो उस रेट पे देश भर में किसने क्या खरीदा कोई सेंट्रलाइज जानकारी है भी नहीं, और इसीलिए मैं समझता हूं कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। लेकिन दूसरे ही वर्ष में 5,800 करोड़ का इसमें कारोबार हुआ, और बढ़ते बढ़ते 2 वर्ष पहले लगभग 35,000 करोड़ के आसपास हुआ। पिछले वर्ष 3 गुना बढ़ा, यानी लगभग 1,06,000 करोड़। और अब जो वर्ष पूरा हुआ 31 मार्च 2023 को, मेरी कल्पना के बाहर पूरे जोर लगा के जिस प्रकार से जेम की पूरी टीम ने, मिस्टर PK सिंह और उनके सहयोगियों ने जेम को पॉपुलराइज किया, जेम में सेवाओं को भी और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से हमें केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज से और सभी PSU से सहयोग मिला, सभी जगह पे यह भावना चेतना जग गई है कि जेम से खरीदने में पैसा भी बचता है। लगभग 35,000 करोड़ अभी तक बच चुके हैं, ऐसा अनुमान है। जो 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का 3.5 लाख करोड़ के आसपास जो अभी तक व्यापार हुआ है जेम में, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हुआ है, उसमें 35,000 करोड़ टैक्स पेयर्स का पैसा बचा है। और 2 लाख करोड़ का कीर्तिमान वास्तव में सरल नहीं था। आखिर पूरी संस्था ही 17-18 में जो 5,800 करोड़ कर रही थी, 5 साल के भीतर 2 लाख करोड़ तक जाना, ये दर्शाता है कि ये एक सफल प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा। पारदर्शिता भी है, इसमें सरलता भी है, इसमें बड़े पैमाने पे लोगों को जानकारियां मिल जाती हैं,
इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। बेचने वाली संस्थाएं देश भर में कोने कोने से बेचती हैं। पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि एक बार प्रधानमंत्री के कार्यालय को कुछ 2 थर्मस खरीदनी थी, उन्होंने जेम में डाल दिया। तो एक छोटा सा परिवार तमिलनाडु में जो शायद ये बनाता था थर्मस, महिला एंटरप्रेन्योर थी, उन्होंने उसमें बिड किया जेम में, और उनको वो ऑर्डर मिला, प्रधानमंत्री कार्यालय का ऑर्डर चेन्नई की महिला उद्योजक को सीधा पहुंचा। और उनको आज गर्व है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रधानमंत्री के यहां पे पहुंचाया, और उसी में उनकी एक प्रकार से ब्रांडिंग और बिजनेस डेवलपमेंट भी उससे उन महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं समझता हूं अच्छा रहा होगा। एक देश भर में सरकार अलग अलग चीजें खरीदती है। अब उदाहरण के लिए सरकार अगर कुर्सियां खरीदती है, अलग अलग पीएसयूज खरीदते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज खरीदती है, राज्य सरकारें खरीदती हैं, आपकी कॉरपोरेशन मुंबई दिल्ली कॉरपोरेशंस खरीदती हैं, पंचायत खरीदती हैं, स्कूल्स खरीदते हैं, अस्पताल खरीदते हैं। आप कल्पना करिए कि कुर्सी जैसी सामान्य चीज अगर एग्रीगेट करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाए, तो बेचने वाले को भी दिखता है भाई जेम पे मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस दूं तो मुझे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पारदर्शिता के साथ खरीदना, पेमेंट एश्योर्ड कि आपने सामान बेचा, उसका क्वालिटी टेस्ट होते ही इतने दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ इससे देश भर के कोने कोने से बेचने वाले लोगों को मौका मिलना, तो इतने सारे कंपटीशन बढ़ जाता है उससे, सेवाओं में भी और सामान में भी। कई लोग क्वांटिटी बड़ी देख के डिस्काउंट्स अच्छे दे देते हैं, तो बिजनेस का भी व्यापार बढ़ता है, सरकार को भी लाभ हो जाता है, टैक्स पेयर का भी पैसा बचता है। और रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से एक प्रकार से कंपटीशन को और प्रोत्साहन देना, ये अलग अलग फीचर्स के कारण आज जेम एक प्रिफर्ड सप्लायर बन गया है, प्रिफर्ड सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट बन गया है सरकारों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे पीएसयूज का तो आपने देखा लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास प्रोक्योरमेंट इस माध्यम से हो रहा है। राज्य सरकारों से और चर्चा चल रही है कैसे उनका भी बढ़ाया जाए, और आगे चल के मुझे लगता है पब्लिक में से डिमांड उठेगी कि कुछ भी सरकारी खरीदो तो पारदर्शी व्यवस्था से होनी चाहिए। वो कंपटीशन देश भर के लोगों को उसमें मौका मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने, कुछ राज्य सरकारों ने रेजिस्ट भी किया ये कह के कि हमारी खुद की ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि उनकी खुद की ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट में तो कुछ ही सेलर्स होंगे, कुछ ही लोग उसमें सहभागी होंगे, पर जेम में देश भर के लोग रजिस्टर्ड है, वेरीफाइड है, अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिलेगा, और कंपटीशन ज्यादा होने से सस्ता भी होगा और गलत काम करने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से संदेश पूरे देश को देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा है कि सरकार अपना पैसा ईमानदारी से और पारदर्शी व्यवस्था से जो भी सेवाएं लेता है या जो भी सामान खरीदता है उसको फोकस करे, और जितना ज्यादा एग्रीगेशन ऑफ डिमांड होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिजनेसेस को दिखेगी। इसमें कोई फेवर नहीं कर सकता, जैसे कई विदेशी ई कॉमर्स साइट्स में होता है कि वो अपने स्वयं के प्रिफर्ड सप्लायर्स को ऊपर दिखा देते हैं। यहां पे वो सब संभावनाएं भी नहीं है। प्योर क्लिनिकल देश हित के लिए जेम पोर्टल बनाया गया है। और इसी के साथ एक जुड़ी हुई छोटी दूसरी बात बता दूं, वास्तव में तो जेम एक प्रकार से प्रतीक है उभरते हुए नए भारत का, और प्रधानमंत्री जी ने हमें एक
बात कही थी जो मैं आपके समक्ष कोट करता हूं, द वर्ल्ड एज वी न्यू इज चेंजिंग एंड अ न्यू वर्ल्ड इज अनफोल्डिंग। जो पुरानी दुनिया जिसमें हम जी रहे थे, जो हम पहचानते थे, वो अब बदल गई है, तेजी से बदल रही है, और एक नई दुनिया आज विश्व में देखने को मिलती है। वही नई दुनिया के जो अच्छे फीचर्स हैं वो भारत में भी आए, उसके लिए जेम जैसा पोर्टल को लॉन्च किया गया। एक प्रकार से ये जनहित और देशहित के लिए एक डिजिटल पब्लिक गुड भी माना जा सकता है। जैसे हमारा कोविन ऐप था, पारदर्शिता से सबको 220 करोड़ टीका वैक्सीन लगे। जैसे यूपीआई है जिसने डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को एकदम सस्ता कर दिया। आज हम विश्व में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट यूपीआई के माध्यम से होता है पूरे विश्व में, और कोई देश में इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते, इतने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से होते हैं। ओएनडीसी आने वाला है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो छोटे छोटे व्यापारियों को मौका देगा ई कॉमर्स के साथ जुड़ने का। वन नेशन वन राशन कार्ड से हमने 80 करोड़ लाभार्थी, जिनको कोविड काल में तो 2 गुना राशन मुफ्त में दिया गया, 4 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्चा किया। पर वो किधर भी मिल सकता है, 5 लाख दुकान में व्यक्ति किधर भी जा सकता है। देश की 5 लाख दुकानों में बिहार में आए आदमी या उड़ीसा से आए चाहे चेन्नई से आए, वो देश की 5 लाख दुकानों में सिर्फ अपना अंगूठा बायोमेट्रिक देके, आधार नंबर देके अपना अनाज एंटाइटलमेंट ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड का ये प्रभाव है। अब राशन कार्ड को जेब में रखने की भी जरूरत नहीं है, आपका अंगूठा ही आपका राशन कार्ड। आज क्रेडिट डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, आपका अंगूठा ही आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड, आपका बैंक अकाउंट बन गया। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश को तेज गति से आगे बढ़ाया है, ये उसका एक प्रतीक जेम है। और जेम के माध्यम से देशवासियों की लगभग 35,000 करोड़ की अभी तक बचत अनुमानित हो चुकी है, जो देश की बचत है, देश की संपत्ति है। और आगे चल के भी जेम को अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अलाउ कर दिया है, तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और देश में करोड़ों कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो भी इसमें रजिस्टर होके खरीद सकती हैं सामान। बेच तो पहले भी सकती थी, अब खरीद भी सकती हैं जेम पे। तो एक प्रकार से इसने एक नया अध्याय ईमानदार खरीद का भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी उसको लागू कर दिखाया है। समय समय पे इसको अपडेट और मॉडर्नाइज करते रहते हैं, इसको अपग्रेड करते रहते हैं, ऑडिट करते हैं कि व्यवस्थाएं सब ठीक से चले। जैसा इन्होंने बताया और आपकी प्रेजेंटेशन में भी दिया है, वर्ल्ड बैंक और आईआईएम लखनऊ ने भी स्टडीज की है इस पे। इसी के ऊपर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से भी एक स्टडी करवाई गई 2021 में कि स्टेक होल्डर्स का क्या फीडबैक है, क्या बचत होती है, और क्या ये पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल जेम ने देश और खरीदने वाले व्यक्तियों का विश्वास जीता है। और अच्छी फाइंडिंग्स आई, पॉजिटिव सेंटिमेंट बहुत अच्छा मिला, और मैं समझता हूं आगे चल के जेम और तेज गति से प्रगति करेगा और देश की सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे साथ अभी और भी जगह से जर्नलिस्ट जुड़े हैं, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि जेम को लेकर जिस तरह से 2022 से 2023 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 2 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य को पार कर लिया है, उसके संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और उन्होंने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें यहां पर रखी हैं और आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया है कि जिस तरह से 2 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य को किस तरह से पार किया गया है, ये 2022 से 2023 यानी कि बीते 1 साल में ये चीज यहां पर ये उपलब्धि हासिल की गई है। एक राष्ट्र के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के तहत जेम खरीदार
खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक विश्वसनीय मंच के रूप में उभर रहा है और यही जो नीति रही है वो कहीं ना कहीं ये रणनीति काम करती हुई नजर आई है। जो स्तर रहा है वो अब वैश्विक पटल पर भी देखने को मिला है और इसीलिए क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा पार किया गया है तो उसी के संबंध में ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जिससे जुड़ी हुई तमाम बातें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जिस वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे उसके लोको पायलट भी काफी उत्साहित हैं। लोको पायलट से विशेष बात की हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वंदे भारत ट्रेन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना करेंगे वो ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। पायलट्स यहां पर रेडी हैं और प्रधानमंत्री इसको फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? संजय सिन्हा। सर, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है देश की और प्रधानमंत्री आज इसको रवाना करेंगे। कितना उत्साह आपके लिए खासतौर से अगर देखें और रेलवे की स्पीड को लेकर ये ट्रेन कितनी इंपॉर्टेंट लगती है? इस समय सबसे ज़्यादा उत्साह इस बात का है कि इस ट्रेन को हमने खुद भारतीयों ने बनाया है और बहुत ही सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर है इसका और इसका फ़ायदा बहुत टाइम पे पड़ेगा और चूंकि बहुत कम समय में ये बहुत अच्छी चलेगी और आगे चल के 180 की जगह जब 200 स्पीड से चलेगी तो ये एक हिसाब से सेमी बुलेट हो जाएगी। तो इस तरह की ट्रेन जब हमारे द्वारा चलाई जा रही है तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। क्या खासियत इस ट्रेन की बाकी ट्रेनों से अलग? देखिए, हाई स्पीड ट्रेन तो है ही, हम देख रहे हैं बहुत हाईटेक ट्रेन है। क्या कुछ चीज़ें हैं जो बाकी ट्रेनों से अलग इस ट्रेन में मिलेंगी? सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा स्टेशनों पे शंटिंग करके इंजन बदलने का जो समय लगता था इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड इसमें कैब है। दूसरा, ये पूरी गाड़ी जो है ये इंटरकनेक्टेड है तो सवारी को आने जाने की बहुत फैसिलिटीज़ हैं। तीसरा, इसकी कपलिंग्स जो हैं वो रिजिड कपलिंग है तो इसलिए इसमें झटके नहीं आएंगे। चौथा, इसमें रीजनरेटिव ब्रेक्स हैं जो बहुत स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा कन्फर्म्ड और साथ में इससे हम करंट बना के वापस तारों में भेज देते हैं तो हम इससे करंट भी बना देंगे। और इन सब के साथ में इसमें अनाउंसमेंट फैसिलिटीज़ हैं। पब्लिक की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वहाँ से डायरेक्ट बात कर सकता है ड्राइवर और गार्ड से। इस तरह की मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें दी गई हैं। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं और एसी कंफर्ट अगर आपको कम ज़्यादा है, साउंड का अगर कम ज़्यादा है तो ये सॉफ्टवेयर सब चीज़ को एडजस्ट करता है। सब चीज़ को एडजस्ट करता है। तो सेंसर लगे हुए हैं। आइए आपको थोड़ा ट्रेन को दिखाते हैं किस तरह की ये पूरी वंदे भारत ट्रेन है। पायलट के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये पूरा उसका डब्बा है जो बड़ा हाईटेक नज़र आ रहा है। भारतीय रेलवे आपका स्वागत करता है। भारतीय रेल आपका स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और जब प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे तो इन्हीं सीट्स पर अगर देखें तो स्टूडेंट्स हैं, कुछ छात्रों को बुलाया गया है, वो छात्र इन पर बैठेंगे और कुछ रेलवे के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं वो लोग इसमें मौजूद होंगे। और तमाम वो सुविधाएँ जो विकसित देशों में देखा जाए तो वहाँ की ट्रेनों में देखने को मिलती हैं या बुलेट ट्रेन में होती हैं, उससे भले उतनी ना हो लेकिन उससे कम भी यहाँ पर सुविधाएँ वो नहीं हैं, वो इस ट्रेन में और भारत की स्पीड को बताती हुई ये ट्रेन है। और भोपाल मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो रेल सुविधाओं को एक बहुत बड़ा विस्तार ये ट्रेन देने वाली है, एक गति बहुत बड़ी ये ट्रेन देने वाली है। कैमरामैन सुनील सक्सेना के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जोखावसांग में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह लालडेंगा केंद्र के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा अमित शाह मिजोरम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 अप्रैल को होने वाला सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। जिले में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद धारा 144 लगाई गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम के लिए सासाराम आने वाले थे, हमें इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ेगा। कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे।
और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में। कार्यक्रम के लिए तो वो आज आ ही रहे हैं पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।